आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और इसके तहत कॉमन सिविल कोड लागू होने को लेकर के यूपी में इसकी तैयारी चल रही है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से एक देश एक कानून के पक्ष में रही है। यह भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया गया था। हम जल्द ही कॉमन सिविल कोड पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यूपी में सबसे पहले इसे लागू करेंगे। इससे सभी को समान रूप से न्याय मिल सकेगा, खासकर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी यानी महिलाओं को न्याय मिल सकेगा। वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान कॉमन सिविल कोड पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार होगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आखिर कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, जरा वो आप देखिए। राज्य या देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद में बंटवारे पर भी सभी लोगों के लिए एक कानून लागू होगा और ये एक ऐसा कानून होगा जिसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। सबके लिए समान रूप से यह नियम लागू होगा, जबकि वर्तमान में मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ज्यादा मामलों को निपटाया जाता है। तो अब कॉमन सिविल कोड को लाने के लिए इस पर तैयारी की जा रही है। कॉमन सिविल कोड पर क्या कुछ कहना है यूपी के नेताओं का, जरा वो आपको दिखाते हैं। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कॉमन सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यह संविधान का राष्ट्रीय लक्ष्य है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे साथ महामहिम आरिफ खान जी हैं। सर, लगातार जिस तरीके से इबादत गाह, पूजा स्थल पे बवाल चल रहा है माइक को लेके, लगातार इधर योगी जी का आ रहा है, आदेश आ रहा है, आप कैसे इसको देखिए? हाँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि जितना आप उनको कवरेज देंगे उतनी ये कार्रवाइयाँ और बढ़ेंगी। इसको कवरेज देना बंद कर। सर, बुलडोजर की क्या मांग? मैं कहता हूँ इन सब चीजों को बंद करिए। नया सवाल सर, कॉमन सिविल कोड पे चल रहा है, लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं बहुत लिख चुका, बोल चुका। कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय संविधान का लक्ष्य है, उस पर कोई विवाद नहीं होता। हमारे से राज्यपाल आरिफ खान साहब थे, उन्होंने साफ कहा कि सिविल कोड का जो मामला है वो एक राष्ट्रीय संविधान का मामला है, इसको लागू होना चाहिए। सहयोगी सीएम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि संविधान का लक्ष्य है, आरिफ मोहम्मद खान जो कि ये साफ विशेष तौर पर कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल उठ रहा है कि कॉमन सिविल कोड जो कि उत्तराखंड की सियासत में चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको खेला गया, लेकिन अब चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोशिश जो है वो तेजी के साथ हो रही है। यूपी में क्या कॉमन सिविल कोड सबसे पहले लागू किया जाएगा और क्या उसके बाद बाकी जो देश के दूसरे राज्य हैं वहां पर भी इसका अनुसरण किया जाएगा। लेकिन इसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। एक देश एक कानून की मांग जो एक लंबे समय से उठती रही, कई ऐसे नेता जो कि इसके पक्षधर रहे हैं और खुद क्योंकि इसमें कई ऐसे नेता हैं जो कि सामने आकर के कहते रहे हैं कि समान नागरिक संहिता कानून अगर लेकर के आना है तो ये बड़ा ज़रूरी है और देश के लिए, संविधान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। एक कानून, एक देश, एक विधान, ये तय होना चाहिए। और यूपी में क्या अब सवाल उठ रहा है कि कॉमन सिविल कोड क्या लागू होगा, क्या इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, क्या सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सिर्फ इसको कैबिनेट में लाने की तैयारी या कह लीजिए कि सिर्फ इंतजार भर हो रहा है।
और इससे पहले क्योंकि बड़ी चर्चाएं चल रही थी उत्तराखंड को लेकर के, लेकिन उत्तराखंड में जैसे ही पहली बैठक होती है कैबिनेट के अंदर इसको लेकर के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन सभी चीजों को लेकर के नजर बनाई जा रही है। और चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रिटायर्ड जज सीबी पांडे साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में शरद त्रिवेदी जी आपसे ही कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि एक देश एक कानून एक विधान, ये होना बड़ा जरूरी है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये देश के नागरिकों के लिए ज्यादा जरूरी है या बीजेपी को सियासत करने के लिए बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी है? देखिए, ये कानून तब लाया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब भाजपा थी नहीं, भारतीय जनसंघ भी नहीं था उस समय, तब ये कानून लाया गया था। तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था उस समय, क्योंकि हम खुद नहीं थे। लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी बागडोर संभाली और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये संवैधानिक पक्ष में विश्वास करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र पहले दिन से ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, ये भी एक हमारा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। एक संविधान है, एक झंडा है, एक विधान है, एक देश है, एक नागरिकता है, तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सिर्फ यह है कि वोट बैंक की राजनीति जिन पार्टियां अभी तक कर रही थी उनकी वजह से ये अभी तक नहीं आ सका। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको लाने वाले हैं। और ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि समान नागरिकता होनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जिस तरह शरिया के हिसाब से क्रिमिनल लॉ नहीं लगता है, लोगों को गले तक मिट्टी में दफन करके पत्थर नहीं मारे जाते हैं, गर्दनें नहीं काटी जाती हैं, तलवार से घोड़े मारे जाते हैं, उसी तरह जो एक हमारा संविधान है जिसमें एक तरह के कानून को जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, सब देशों में है। अमेरिका में 2 कानून नहीं है, इंग्लैंड में 2 कानून नहीं है, फ्रांस में 2 कानून नहीं। तो इसमें दूसरे राजनीतिक दलों का आपको इसमें समर्थन मिलेगा क्या? आपको लगता है ऐसा, या अकेले लड़ाई लड़नी पड़ेगी? नहीं, देखिए, बहुत लोगों ने इस चीज को बाद में माना। हम लोग राम मंदिर के लिए पहले दिन से कह रहे थे, अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि वहां मंदिर था। 370 हम कह रहे थे। अब अगर कोई पार्टी कह रही है कि नहीं 370 गलत था, तो वो कह दें कि हम 370 दोबारा लेके आएंगे। कांग्रेस कह रही थी कि उनके नेता कह रहे थे कि हमारी लाशों के ऊपर से ये बनेगा, तो वो लेके आए, कहे ना कि हम लेके आएंगे वापस 370 लेके आएंगे। अब सब पार्टियां इसको मान रही हैं कि नहीं, 370 को हटाना जरूरी था। ये खाली समस्या कुछ ठेकेदारों की है जो अलग अलग जाति या धर्मों को लेके वो अपना ठेका चलाते हैं, ये उनकी समस्या है। हर राष्ट्रवादी पार्टी इसके हित में है और यही फैसला होगा, चाहे आज माने या हम कुछ देर बाद माने। लेकिन सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। इसमें चलिए कितनी तैयारी है जरा मैं इस पर भी बात करूंगा शरद जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसमें जरा मैं अशोक यादव जी को जोड़ लेता हूं जरा जल्दी से। अशोक यादव जी, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चल रही है वो ये कह रही है कि जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो राष्ट्र प्रेम चाहती हैं, करती हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करती हैं, ऐसे राजनीतिक दल कभी इसको लेकर के मनाही नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसके लिए सरकार की तरफ से और खास करके भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं? एक पार्टी नहीं, एक सरकार कहिए आप। हाँ। जब सरकार बन जाती है, चुनाव से पहले तो पार्टी की बातें होती थी। और मैं बराबर समझिए एक बात कहता हूं कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। चुनाव था तब तक बहुत बातें हुई, चुनाव फिर आएगा, 2 महीने पहले फिर बातें शुरू होंगी। अभी हमारे सामने देश की तमाम चुनौतियां हैं। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि वतन के वास्ते हम जान निसार करते हैं, वतन हमारा, हम इससे प्यार करते हैं। वतन से प्यार करने वाले हर आदमी को मैं समझता हूं आज की तारीख में वो चाहता है कि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हमारे नेता भी चाहते हैं। मेरी बात होती है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो भी कहते हैं कि वो जितना अच्छा काम करेंगे हम सहयोग करेंगे उनका। नहीं, सिविल कोड अगर लेकर के आएंगे, सिविल कोड लाएंगे तो उसके लिए मेरी अभी इस बारे में नहीं मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन मेरा पर्सनल, देखिए मैंने कहा ना, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मेरा पहला दर्जा साहित्यकार का है। आपने मेरा प्रोफाइल अभी देखा, पढ़ा नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, देन आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन।
इसलिए देश समाज हमेशा ऊंचा है। और अब जो पार्टियां, हमारी पार्टी कोई पार्टी भी हो, देश के एजेंडे को, राज्य के विकास के एजेंडे को आगे नहीं रखेगी, केवल जातिवाद पर चलेगी। कोई दल हो, तो अब आने वाले वक्त में वो चुनौतीपूर्ण वक्त होगा। उसके लिए हमें केवल समाज को ये दिखाना वो आप पड़ेगा। कह रहे हैं कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन होगा क्या? नहीं, इसकी चर्चा कर लीजिए, क्या दिक्कत है? विरोधी को बुलाइए, सबको बात कर लीजिए। अगर योगी जी सबको बुलाते हैं, बात को समझाते हैं, ये मेरा भी मानना है कि एक देश एक कानून इस भारत की श्रेष्ठ व्यवस्था है। लेकिन कहां लगता है, थोड़ा मन में डर कब लगता है, जब ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर कहां से जो आदमी बुलडोजर चलवा रहा, आज शिकायत हुई, कल उसका मकान गिरा दिया। हम ये कैसे मान लें कि बहुत नेक नियति से वो व्यक्ति इस पहल को आगे बढ़ाएगा, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि बुलडोजर संस्कृति ने हमारे पूरे देश दुनिया बदनामी की। हमारा कोई नाम उससे नहीं हुआ है। और अगर आपको करना ही है, मैं अपराध के बहुत खिलाफ हूं। मैं हमेशा, मेरा नारा रहा, मैं सरकार मंत्री रहा हूं, एक क्रिमिनल शुड बी इन जेल और शुड बी किल्ड। क्रिमिनल की कोई जगह समाज में नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो वो। क्रिमिनल हमारे देश के लिए नासूर होता है। क्रिमिनल जेल में होना चाहिए हमेशा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर देता हूं, नियम कायदे वाली बात करता हूं। अकरुद्दीन जो इसका ओबीसी का भाई है, इसने पूरे दुनिया के सामने जो वक्तव्य, गंदा वक्तव्य दिया था, हम वो शब्द भी नहीं कह सकते हैं, सारी दुनिया ने देखा। मेरा एक शेर है कि करने लगे वकालत लोग कातिलों की, करने लगे वकालत लोग क्यों कातिलों की, जब जर्रा जर्रा उनको इल्जाम दे रहा है। पूरे दुनिया ने देखा जो कहा था ओबीसी के भाई ने, इसके बाद भी कोर्ट ने छोड़ दिया। तो इससे मनसा जो है ना अंदर की, उस पर शक होता है। अच्छे मन से काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे, हमारी पार्टी भी आपका साथ देगी। अगर देश हित में और समाज हित में काम करेगी, तो मेरा पर्सनल मानना है, मैं भी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं, मैं चाहूंगा कि हमारा देश, हमारा समाज अच्छे हर काम का स्वागत करे। लेकिन उससे पहले नेता विरोधियों को बैठा के, शुरुआत में शरद त्रिवेदी जी ने कहा कि इसमें वोट बैंक की राजनीति है ना, वो आड़े आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप तो बोल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति आड़े आ जाए। मैं राजनीतिक बात क्यों, देखिए मैंने कहा नहीं, अब चुनाव बहुत दूर हैं, हम डिबेट में लगातार आएंगे, तो हम देश की, समाज की बात करेंगे। कहीं कोई कमी नजर आएगी, उस पर टिप्पणी करेंगे। सरकार गलती करेगी, टिप्पणी करेंगे। कोई हमारे तो भाई साहब बड़ा, मैं तो समझता हूं बड़ा सौभाग्य है कि शरद जी मेरे साथ आते हैं। भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं में शायद श्रेष्ठतम आदमी है ये। अच्छी बात करते हैं, हम भी अच्छी बात करेंगे, हमें रोज आना है। लेकिन मैंने आपसे कहा, देश समाज पहले है, देश का हित देखते हुए वोट तो बैंक अब है ही नहीं है। अब तो 2 साल बाद चुनाव ऐसा होने गर्मियों में, अब तो मई में चुनाव होने, मई अभी आया भी नहीं है। तो अभी तो हमें देश की बात करनी है, समाज की। ऐसे कानून लागू करिए, ये बुलडोजर संस्कृति पे खत्म करिए। आप नोटिस भेजिए, उसके बाद भेजिए, वो जवाब देता नहीं, आप तोड़वा दीजिएगा। अपराधी को खत्म करिए, मैं भी मानता हूं ये। ठीक है, मेरा अपना मानना ये है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा मैं शरद जी, लेकिन जरा दिलीप जी को जल्दी से जोड़ लेता हूं। दिलीप जी, अब सवाल तो यहां पर ये उठ रहा है कि अभी तो पॉलिटिकल पार्टियां सभी कह रही हैं कि जो अच्छा होगा, जो देश हित में होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल मायने में तो वोट की राजनीति भी रहती है ना, वो तो आड़े आ जाती है। जब ये कदम उठाएंगे तब हंगामा भी होगा, शोर भी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इससे वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में इसका प्रोविजन किया गया था 1947 जब हमारा संविधान बनाया, और एक शैल वर्ड उसमें जोड़ दिया गया, शैल बी। तो शैल बी का मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब होगा तब किया जाएगा। सरकारों ने नहीं किया। उसके बाद जो धार्मिक बेस्ड लॉ थे वो बनते रहे, हिंदू लॉ बने, मुस्लिम लॉ बने, फिर SC/ST का लॉ बना, जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसा लॉ बना। अगर आप वास्तव में देखेंगे और कानून की नजर से देखेंगे या संवैधानिक दायरे में देखेंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू ना होना संविधान के सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान की शुरुआत होती है उसके प्रियम्बल से, और प्रियम्बल को जो जिन्होंने संविधान रचा था, लिखा था, उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का दिल कहा, और दिल इक्वालिटी की बात करता। और अगर आप संविधान का संधि विच्छेद करेंगे, संविधान, सम मतलब सिस्टम, समता का, बराबरी का, विधान मतलब सिस्टम, समता का विधान है, ये सिस्टम ऑफ इक्वालिटी है। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वालिटी है, तो जातिगत डिफरेंसेस क्यों होने चाहिए? जब हम भारत को ये कहते हैं संविधान के हिसाब से कि भारत की कोई जाति नहीं है, जब भारत की कोई जाति नहीं है, तो जाति बेस्ड लॉ क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों? हिंदू पर्सनल लॉ क्यों? SC/ST का कोड क्यों है? नहीं होना चाहिए। ये समाज संविधान के लीगल प्रोविजंस के खिलाफ है,
समाज संविधान के सोशल प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है, लेकिन ये खिलाफत चलती जा रही है और ये जड़ बनती जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तत्काल रूप से लागू होना चाहिए, इस बात का प्रोविजन संविधान में शुरू से ही कर दिया गया था। और ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसमें ये प्रोविजन लाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वहां सरकारों की मर्जी के जब वो चाहेंगे रिक्वायरमेंट लगेगी तब करेंगे, और वो कोर्ट में चैलेंजेबल भी नहीं है। अदरवाइज इस पर अब तक कोर्ट में चैलेंज हो चुका होता, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सरकार जो भी करे या ना करे उनको जुडिशरी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इस क्या सोच के किया गया था? शायद यही सोच के किया गया था कि सरकारें अपनी मंशा से संविधान को जब जैसा चाहेंगी चलाती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जो संविधान का सोशल प्रिंसिपल है, जो संविधान का आधार है, सिस्टम ऑफ इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, वो समानता का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस देश में एक कानून नहीं लागू। जब तक यहाँ पर खाप पंचायतों का जो अदालतें चलती हैं वो नहीं खत्म होंगी, उनकी लीगल वैलिडिटी नहीं खत्म होगी, जब तक यहाँ शरीयत के लॉ को खत्म नहीं किया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हिंदू लॉ, ये सारी चीजें करके जब तक एक विधान से हम नहीं चलेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं। ठीक है, यानी कि एक विधान होना चाहिए, एक देश है इसलिए एक विधान होना चाहिए। लेकिन इसमें सीबी पांडे साहब असल मायने में, क्योंकि आप एक वक्त तो ये भी कहेगा ना कि साहब इसमें हमारी जो धार्मिक आज़ादी है उस पर इसमें कहीं खलल तो नहीं है, हम तो अपने जो धार्मिक जो रूल्स हैं, नियम हैं, हम तो उनको मानेंगे। जो अक्सर अभी भी कई बार ऐसी जब चर्चाएं होती हैं तो उस वक्त ही कहा जाता है। सीबी पांडे जी, नहीं, ये आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि क्या इसका आपका सवाल क्या है? हाँ, सवाल यही है कि विरोध नहीं होगा क्या? अभी तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि ठीक है जी, बहुत अच्छा है। देखिए, ये विरोध का सवाल नहीं, बहुत अच्छा नहीं कह रही है, चर्चा होगी, बहुत अच्छा नहीं कह रही है, इसको चर्चा होनी चाहिए। अभी से विरोध शुरू हो गया ना? नहीं, विरोध नहीं हो रहा है, देखिए विरोध नहीं है। पहले लोकतंत्र में मुझे देखिए, ठीक है अशोक जी, हाँ ठीक है। इसको देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की जरूरत है। एक तो ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि ये क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, ये सिविल कोड है, ये क्रिमिनल कोड नहीं है। क्रिमिनल लॉ जो है हमारे देश में पहले ही से यूनिफॉर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपराधिक मामले सबको एक जैसे उसमें कानून लागू होते हैं, तो एक जैसा कानून पूरे देश में है। अब दूसरी बात, इसका महत्वपूर्ण बात है कि सिविल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट उसने लिखा कि सरकार जो है पूरे देश में कोशिश करे, उनकी ड्यूटी होगी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया। अब डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी कोई ये जरूरी नहीं है कि उसको सरकार माने, लेकिन उसको इंडेवर मतलब कोशिश करना चाहिए, उसको ये सरकार की कोशिश करना है। अब सरकार कोशिश कर रही है। अब इस सरकार में ये मैटर ऐसा नहीं है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में कई राउंड जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से पूछा कि आप इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। लॉ कमीशन ने कह दिया कि अभी ये समय नहीं है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो, तो जहां तक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लागू करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया है। अब ये राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है, जैसा कि अभी आपने उत्तराखंड में आया और आप ये लागू करने के लिए कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब मैं नहीं समझता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो पूरे देश में एक जैसा लागू करने की बात है। अब राज्यों ने कैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और इस पर लॉ कमीशन ने जो देश भर में लागू करने के लिए उसे लॉ कमीशन ने कह दिया कि अभी लागू करने का समय नहीं हो सकता है। तो अब ये अलग बात है कि क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर ऐसा होता है तो क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है। यूनिफॉर्म जो मैरिज, देखिए सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या आएगा? मैरिज है, डाइवोर्स है, एडॉप्शन है, पार्टीशन है, ट्रांसफर कुछ है, यही सारी चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएंगी। तो चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का है, कॉन्करेंट लिस्ट में ऑलरेडी हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और तमाम लॉ बन चुका है, मुसलमानों के लिए नहीं बना है। तो अब जो ऑलरेडी हिंदुओं के लिए एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में आप सिर्फ जो है विक्टिम कौन हुआ इस समय? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों के ही राइट का टेल होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में अगर आप लाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ऑलरेडी तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से सिविल लॉ है हिंदुओं के लिए, वो क्यों कहेंगे कि हम आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को माने? तो
तो ये केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, अब हिंदुओं के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि हिंदू कहेंगे हम क्यों माने दूसरे कानून को, जो कि जिस कानून में हम चल रहे हैं पहले से हमारे लिए है, मैरिज के लॉ है, सक्सेशन के लॉ है, अडॉप्शन के लॉ है, तो हिंदू क्यों मानेंगे? ये लोगों के दिमाग में ये फैल बैठ गया है कि मुसलमान इसको विरोध करेंगे। अरे ये तो सबसे पहले हिंदू ही विरोध करेंगे। हिंदू ही समझ रहे हैं कि हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत खुश होना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमानों को पर ये लाद दिया जाएगा। अरे आपका भी कानून ये नहीं रहेगा, आपके भी सारे कानून बदल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका है, जो आपके मैरिज लॉ है, सक्सेशन लॉ है, ये सारा का सारा मुसलमानों को थोप दिया जाए, तो इतना आसान नहीं है। अब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इनकी कोशिश करने दीजिए। मैं नहीं समझता कि कोशिश इनका बड़ा फ्रूटफुल होगा, न्यायालय में जाएगा, इस न्यायालय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये एक बड़ा लीगल पॉइंट यहाँ पर रखा है शरद जी, ये अगर ये जाता है स्टेट लेवल पर तो क्या ये चैलेंज नहीं हो सकता है कोर्ट में? देखिए, आजाद देश है, आप किसी भी केस को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ। आए दिन पिटिशन फाइल होती हैं जो एडमिशन स्टेज पर ही डिसमिस कर दी जाती हैं, तो चैलेंज तो आप, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आजाद न्यायपालिका है, आप जिस केस को चाहें, जिस राज्य सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा कि क्या चीज जनता के हित में है और क्या चीज जनता के हित में नहीं है। चैलेंज तो किसी चीज को भी किया जा सकता है, वो हर एक का एक संवैधानिक हक है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा वो बात की बात है। जैसे चैलेंज जो है राम मंदिर को भी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नहीं हमारा मंदिर था। 3 तलाक के मुद्दे को भी अभी वो लंबित चल रहा है, कई केस लोगों ने उसके खिलाफ भी गए हैं, लेकिन 40 देश मुस्लिम देशों में 3 तलाक का मुद्दा है ही नहीं। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे हमारे बड़े भाई अशोक जी कह रहे हैं कि छोटे बड़े इसके नई उम्र में आप मुझसे बड़े हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो इसलिए यह है कि जब अगर वो भी इस चीज को मानते हैं कि इस पे बहस होनी चाहिए, हम भी तैयार है बहस होनी चाहिए, लेकिन वो भी इसके खिलाफ नहीं है, तो हर राष्ट्रीय दल, राष्ट्रवादी सोच के लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहते हैं। लेकिन एक हिम्मत करने की जो ताकत है वो लोगों में नहीं है, हम में है, हम इसको करने को तैयार है। बाकी पार्टियों में हिम्मत नहीं रही अशोक यादव जी, बीजेपी ने करके दिखाया। आप भी कह रहे हैं कि चलिए एक विधान होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इस पर इससे पहले जब सरकारें थी स्टेट लेवल पर क्यों नहीं कोशिश की गई? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पिछला इतिहास है, आज वर्तमान है, भविष्य में हमारी पीढ़ियां हैं। हम आज जो गलत काम करेंगे पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मेरा अपना हेलो, हाँ आवाज आपकी नहीं आ रही? हेलो, हाँ, तो हमें ये सोचना, मैंने कहा नहीं शरद तंवर क्यों मुझे अच्छे लगते हैं कि भले बीजेपी के लेकिन अच्छी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो पार्टी जी ने कही, कितनी टेक्निकल बात कही है, संविधान के जरिए से जो काम होना है। हम लोग दरअसल विचारक अलग किस्म के हैं। हमारा ये मानना है कि आप नेक नीति से काम करिए, आपका मन अच्छा हो, और जो भी आप संविधान या लागू करें, मुसलमानों को ये न लगे कि केवल हम पर ही आजकल वो एक बार हो रहा है। मुस्लिम भाइयों को भी लगना चाहिए कि ऐसा हो रहा है जिससे आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी भी आगे आएगी और हिंदू भी आगे आएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे देश में चल रहा है, आप समझिए आज का विषय चलो अलग है, लेकिन जो हमारे देश में आज चल रहा है, ऐसा मैंने अपने 60 साल के लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो पढ़ता हूँ। कहा जाता है ना कि ये जो आज चल रही है, ये डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है यशवर्धन जी? नहीं, देखो 100 नहीं, सुनिए, 150 करोड़ का हमारा देश है। इसमें 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, हिंदू मुस्लिम। देखिए अब आप गहराई में जाइए, 15 करोड़ है बेरोजगार है, मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। ये जो बेरोजगार जो गरीब लोग हैं, इनको कोई लोग अपने स्वार्थ के लिए, मौलवी हो चाहे वो साधु संत हो, उनको मिसगाइड करता है, थोड़ा लाभ देता है, उनसे गलत काम करा देता है। अच्छा बताइए, एक मस्जिद पर झंडा फहराते भगवा मैंने खुद देखा, और वहां की एससीपी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं है। भाई व्यर्थ में आप मस्जिद में जाके एक झंडा फहरा देते हैं, बवाल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदू चाहे मुसलमान हो, हम ऐसा काम, लेकिन है क्या, ये बेरोजगारी देश की गरीबी का परिणाम है। हम गरीब युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम उनका दिमाग खराब करके उनके दिमाग में एक बू डालते जाते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि जो डर है, ये एक पक्ष के लोगों में जो डर की बात आप कर रहे हैं ना, डर कह रहे हैं कि आज को खत्म करिए, डर है। अरे आज के समय में डर बुलाइए ना। अरे तो आप भले आपने, आप देखिए कुछ भी करिए, आपका सरकार है, बहुमत भी आपका है, आप उन्हें बुलाइए, आप बात करिए। ऐसा नहीं है केवल ओवैसी बुलाए जाते हैं, पूरे देश में 3 साल से ओवैसी के अलावा कोई आते नहीं है। अरे आप धर्मगुरु बुलाइए, मुस्लिम गुरु बुलाइए, आप बैठ के बात करिए। देश के लिए सब भला सोचते हैं। 150 करोड़ में 148 करोड़ लोग देश का भला सोचते हैं।
बहुत थोड़े लोग हैं जो देश का बुरा सोचते हैं। ठीक है दिलीप जी, तो मेरा ये मानना है कि बुला के बात करना चाहिए। ठीक है, अच्छा रास्ता निकले, देश तरक्की करे, ये हमारी मंशा है। दिलीप जी, इसमें बैठ करके कुछ बातचीत होने की संभावनाएं हैं कि सभी धर्म गुरुओं को बुला करके उनसे सबसे पहले सलाह ले ली जाए कि कहीं किसी की कोई आपत्ति कम से कम ना रहे। सामाजिक कार्यकर्ता आप जैसे लोग भी होते। दिलीप जी मुझे बात अच्छी लगती है, आज खुशी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसे लोग बुलाना चाहिए, पत्रकार बुलाना चाहिए। सुन लेते हैं दिलीप जी को, आप इतना पसंद करते हैं, जरा सुन लेते हैं दिलीप जी। नहीं ठीक है, हाँ करते हैं। एक बार सवाल दोहरा दें प्लीज, सवाल दोहरा। दिलीप जी, मेरा सवाल ये है कि जो डर के माहौल का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि डर का माहौल है, एक पक्ष के लोग ज्यादा डरे हुए हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि आज के समय में खास करके, तो ये सभी धर्म गुरुओं को, इसमें चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, हिंदू धर्म गुरु हो, सभी को मिल बैठ करके, बिठा करके उनसे बातचीत करके इस पर कोई कोशिश होनी चाहिए क्या शुरुआत में, ताकि आगे आने वाले समय में कोई विरोध ना रहे, किसी की कोई। मैं आपके सवाल का तीन अलग अलग मायनों में जवाब दूंगा। पहली बात तो ये देश धर्म गुरु नहीं चलाए, हम ऋषि युग में नहीं रह रहे, हम धर्म युग में नहीं रह रहे। इस देश को ऋषि गुरु या धर्म गुरु, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू, इसलिए मैंने सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा है। अशोक जी सुनिए, क्योंकि जो धर्म गुरु होंगे वो सिर्फ धार्मिक आधार पर बात करेंगे, और हर धर्म गुरु अपने धर्म को सर्वोपरि बताता है। तो वो जाहिर सी बात है, वो धार्मिक मान्यताओं को कानूनी प्रावधानों के ऊपर लागू कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए कानून के मामले में धर्म गुरुओं का कहीं कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था करी गई है। धर्म गुरुओं को धार्मिक काम करने के लिए आजादी दी गई है, उसके लिए पूरी छूट दी गई है कि वो धर्म का प्रचार करें। धार्मिक वो जहर फैला, अरे सर वो जहर फैलाते हैं, आजकल जहर फैला रहे हैं। देखो आजकल वो जहर फैला रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा है ये जहर फैला रहे, तो साथ में बैठेंगे तो क्या अमृत उगलेंगे? वो तब भी जहर फैलाएंगे। जिस धर्म, देखिए सुनिए अशोक जी, पहले बात पूछिए। नहीं मैं सुन रहा हूं। अगर धर्म गुरु धर्म को जानते, धर्म को जानना और धर्म को मानना तो अलग बात है। बहुतायत लोग धर्म को मानते हैं, धर्म को जानते नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म वैमनस्यता फैलाने की इजाजत नहीं देता। बहुत अच्छी बात। जो धर्म के जानने वाले लोग हैं वो इन पछड़ों में कभी नहीं पड़ते, लेकिन अफसोस ये है कि धर्म को जानने वाले नहीं, धर्म को मानने वाले बहुत हैं, और इन्हीं धर्म गुरुओं ने धर्म की गलत धारणाओं को संसार में फैलाया है। हिंदुओं में 4 वर्णों की बात होती है, व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 4 वर्णों को जाति में बांटा गया, इन्हीं धर्म गुरुओं ने बांटा है। जबकि ये जो 4 वर्ण है ये गीता से आए हैं। 18वें अध्याय में 43वां श्लोक है, जहां साफ लिखा है ये 4 वर्ण किस आधार पर होंगे। वहां धर्म की जाति की बात नहीं करी गई है, लेकिन धर्म गुरुओं ने इसको जाति के आधार पर बांट दिया कि जो पंडित हो, जो मिश्रा, तिवारी, दुबे, ये पंडित कहलाएंगे, जो सिंह ठाकुर लगाएंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे। जबकि धर्म में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, किसी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है। तो धर्म गुरुओं को इन कानूनी चीजों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप संविधान, जिस सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है चीजों का, या फेवरेबल इंटरप्रिटेशन है। जो हमारा संविधान है, संविधान ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत, जो आर्टिकल 1 में भारत को डिफाइन किया गया है, वो कहता है कि भारत राज्यों का समूह है। यानी कि भारत पूरा का पूरा एक राज्य है, देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वहां पर लिखा है कि राज्यों के लिए जो स्टेट पॉलिसीज हैं, तो स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसको हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहते हैं, ये भी स्टेट है। और इंडिया संविधान के हिसाब से इंडिया भी एक स्टेट है। आर्टिकल 44 का जो इंटरप्रिटेशन कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहां पर जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है वो पूरे भारत के लिए किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के लिए नहीं किया गया है। लिखा है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो थ्रू आउट का मतलब जितने भी राज्य हैं सब जगह लागू होगा। तो जब इंटर स्टेट कोई बात होती है तो यहाँ पर स्टेट्स की पावर खत्म हो जाती है। ना उत्तर प्रदेश को राइट है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके, ना मध्य प्रदेश को है, ना गोवा को है, ना कहीं को है। लेकिन गोवा में है, अनफॉर्चुनेटली गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसको पहले 1860 या कभी लागू किया गया था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद जब गोवा हमारे इंडिया में मर्ज हुआ तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिटेन किया गया। बहुत सारे ओवरलैपिंग है लॉ में, मैं ये बात को कई बार कह चुका हूं कि हमारे कानूनों में प्रोविजंस की बहुत सारी ओवरलैपिंग है। सीबी पांडे साहब जज रहे हैं, शायद पूरी बात है इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर कानूनी उल्लंघनों का सबसे बड़ा कारण ही यही है
कि कानूनी जटिलताएं बहुत ज्यादा है, जटिलताएं ज्यादा है, इसीलिए उल्लंघन है, इसीलिए कोर्ट्स में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं और इसीलिए शायद कोई एक रास्ता नहीं निकल के आ पा रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो उत्तर प्रदेश कोई राइट ही नहीं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना पाए, छत्तीसगढ़ को राइट ही नहीं, लेकिन क्यों हो रहा है उसका कारण भी मैं बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से आवाज उठेगी, छत्तीसगढ़ से आवाज उठेगी, जहां जहां भाजपा के राज्य हैं वहां से आवाज उठेगी, तो इसको इंडिया की आवाज माना जाए, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए। और जो आपने सवाल किया था कि ये जो एक वर्ष के अंदर डर पैदा किया जा रहा है, ये डर आप राजनीतिक रूप से पैदा किया जा रहा है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन सामाजिक रूप से और सरकारी रूप से कहीं भी ये डर पैदा नहीं किया जा रहा है। भाजपा कर कुछ और रही है और कह कुछ और रही, कर वो सबके लिए समान रूप से रही है। मुसलमानों को बेनिफिट देने में कभी कोई 1 रुपए की कमी नहीं आई है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमी की, चाहे वो मदरसों को जाने वाली ग्रांट हो, चाहे वो माइनॉरिटी के नाम पे जाने वाली ग्रांट हो, सरकार ने 1 रुपए की कमी नहीं की है। जबकि मुसलमान आज की डेट में माइनॉरिटी में नहीं है। माइनॉरिटी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन को, भाजपा के प्रवक्ता मेरी बात पे ध्यान देंगे कि माइनॉरिटी कमीशन को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा तो दे दिया, लेकिन माइनॉरिटी होगा कौन ये कहीं डिफाइन नहीं किया। किसी कानून ने डिफाइन नहीं कि माइनॉरिटी किसको कहा जाएगा। ये बताना सरकार का एक्सक्लूसिव डोमेन है कि किसी भी जाति को या किसी भी विशेष समुदाय को माइनॉरिटी कह देगी। अगर आपने डिफाइन किया होता है कि माइनॉरिटी कौन होगा, तो मुसलमान आज माइनॉरिटी से बाहर हो जाता, और बाहर हो जाता तो देश के खजाने का अरबों खरबों रुपया बचता, जो देश के कल्याण में लगता। लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो करने से राजनीति पूरी तरीके से उजागर हो जाए। ठीक है, इसमें राजनीति बिल्कुल इसमें जाहिर में है कि आ भी जाती है आड़े। शरद जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सीवी पांडे जी, इसमें सवाल ये है कि क्या सेंटर, क्योंकि केंद्र को इसमें पहल नहीं करनी चाहिए, राज्यों को अपने स्तर पर करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन क्या केंद्र की पहल नहीं होनी चाहिए थी इसमें? देखिए, राज्यों को छूट नहीं दिया गया है। हाँ। समझ, ये ऑलरेडी पहले से संविधान में 2-3 लिस्ट होती है। एक ऐसा सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसको समवर्ती लिस्ट कहते हैं, वो ऐसा अधिकार है कि जिसके बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये जो विवाह और डाइवोर्स और ये अडॉप्शन और सक्सेशन और पार्टीशन, ये जो सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें केंद्र भी सरकार बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो जब केंद्र सरकार ने इसमें कानून, अगर, लेकिन उसमें ये राइडर ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो राज्य सरकार उसके उस विषय पे उसके विपरीत कोई कानून नहीं बना सकती है। तो वही मैंने कहा कि अगर पहले से, चूंकि हिंदुओं के मामले में राज्य सरकार ने उनके शादी के, विवाह के, डाइवोर्स के, पिटीशन, सब मामले में केंद्र सरकार का पहले से कानून बना हुआ है, तो उसके विपरीत तो राज्य सरकार कानून बना नहीं सकती है। अब बचा कौन? मुसलमानों के बारे में केंद्र सरकार ने अभी कानून नहीं बनाया है, तो अगर मुसलमानों के विपरीत तो मामले में ही केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के मामले में जो कानून है उसके विपरीत तो बना नहीं सकती है। तो जब मुसलमानों के बारे में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी तो निश्चित रूप से शायद मुसलमान इसको सहजता से स्वीकार न करें। वो कहेंगे कानून बनाना है तो सबके लिए बनाना चाहिए। तो इसीलिए इस मामले में राज्य सरकार, मैंने कहा कि राज्य सरकार को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसको कहना चाहिए केंद्र सरकार एक एग्जॉस्टिव पहले ड्राफ्ट लावे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बना के देश भर में सर्कुलेट करावे, बहस करावे कि कौन कौन से मैरिज के, अडॉप्शन के क्या नियम बनेंगे। अभी तो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, किसी ने कोई मॉडल दिया ही नहीं है, कोई ड्राफ्ट ही नहीं दिया है। लोग हवा में उड़ते रहते हैं कि समझते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सब ये समझते हैं कि हिंदुओं समझते हैं कि मुसलमानों के ऊपर ये कानून लागू जाएगा, मुसलमान समझते हैं कि मेरे खिलाफ कानून बन जाएगा, जबकि कोई ड्राफ्ट रूल अभी तक ड्राफ्ट है ही नहीं है जिसके सामने देख के आप समझ सकें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो ऐसी व्यवस्था होगी। तो ये हवा में न उड़े, पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये जानते हैं कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर चुका है, लॉ कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। ये सिर्फ बहस करने के लिए ला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड में ये लाएंगे, रेफरेंस दे देंगे, ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ले रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। फिलहाल ये लागू नहीं कर सकते, ये मेरा जब तक केंद्र सरकार इसमें हाथ नहीं डालेगी, राज्य सरकारों को बूते की बात नहीं है कि इसको लागू करें। ये सिर्फ सियासी मायनों में अपनी बढ़त बनाने के लिए, अपनी पिच को 2024 के लिए मजबूत करने के लिए, ये सिर्फ इसीलिए नेट प्रैक्टिस हो रही है।
नहीं, देखिए, हम लोगों का पहले से ही ये लक्ष्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हाँ। जैसे जीएसटी बाकी पार्टियां भी कह रही थी होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा आज से 7-8 साल पहले जो है जब जीएसटी नहीं था तो लोग लाठी लेके राज्य के बॉर्डर पे जो है वो ट्रकों को रोका करते थे, वहां कर वसूली की जाती थी। अब जीएसटी के बाद ये सब खत्म हो गया है। ईज ऑफ बिजनेस, ट्रैवल अभी भी हो रही है सर, अभी भी हो रही है और बहुत हो रही है। वो कभी बंद नहीं होगी। हर थाने में, हर चौराहे पे हो रही है। ये सिर्फ कागजों में है कि बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है, ये खूब हो रहा है, ये में ज्यादा हो रहा है। तो ये तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए कि ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह हम लोग पूरे देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले कानून से एक होना चाहिए। नहीं शरद जी, इसीलिए जब देश के अंदर एक कानून होना चाहिए तो क्यों ना सेंटर की गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं कर रही है? आप जब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अलग लाएंगे, उत्तराखंड में हम अलग लाएंगे, सेंटर में के तहत लेके आइए, केंद्र सरकार इस पर कदम उठाए। नहीं, केंद्र सरकार भी करने जा रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। नहीं तो दो अलग अलग तरीके क्या है? जो समस्या है ये क्यों नहीं आज तक दो अलग अलग तरीके क्या? आप कह रहे हैं कि सेंटर भी लेकर के आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है कि ये इसलिए कानून आज तक नहीं आ सका है क्योंकि मुस्लिम समाज में एक ठेकेदारी प्रथा चलती है कि एक ठेकेदार जो है वो ये तय कर लेता है कि पूरे समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसमें वो फतवा जारी कर देता है और हर पार्टी को उसको मानना पड़ता है। नहीं, इसलिए आज से तो सर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए लेकर के आ रहे हैं क्या? एनआरसी सीए में ये तो सभी के लिए समान रूप में होगा ना जी? ये तो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से होगा ना? आप जिस तरीके से कह रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि ये तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए लाया जा रहा है। सती प्रथा जो है, सती प्रथा के खिलाफ जब कानून लाया गया तो हिंदू समाज में कुछ छुटपुट लोग थे जो इसके खिलाफत थे, लेकिन बाकी पूरे समाज इसके साथ था क्योंकि ठेकेदारी प्रथा नहीं है। मुस्लिम समाज में दिक्कत यह है कि वहां ठेकेदारी, मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है और सारी पार्टियां भी इसी वजह से उस लपेटे में आ जाती हैं क्योंकि वो ठेकेदारी प्रथा से वो फंस जाते हैं जाके। जैसे एनआरसी सीए में जो इन्होंने कहा कि लोगों की जमीनें छिन जाएंगी, जब ये टीकाकरण हुआ तो ये बताया कि इससे ड्राफ्ट इसके लिए तैयार हो चुका है क्या? क्या अभी तक ड्राफ्ट को लेकर के जो वजह से ये आज तक नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लग सका। अब हम इसको बहुत अच्छे तौर पे शरद जी डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करके दिखाएंगे। तो इसके लिए अभी तक कोई कितने कदम आगे बढ़े हैं? क्या इसके लिए ड्राफ्ट है? कुछ तो तैयार हुआ होगा खाका? नहीं, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जैसे मेरे भाई अशोक जी ने कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए, बहस शुरू कर दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कह के बहस शुरू करा दी है कि हम ये लेके आ रहे हैं, जिसको जो अपना मत रखना है रखें, विधानसभा के पटल पे रखें। जो अगर जब ये कानून आ जाएगा उसके खिलाफ अगर जाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब तैयार है इसके लिए। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ दिक्कत ये है कि जो चंद ठेकेदार धर्मों के हैं उनको दिक्कत है, किसी राजनीतिक दल को इससे दिक्कत नहीं है। 370 में मैं हर पार्टी में मेरे मित्र हैं, मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं 370 से हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी जो कश्मीर की पार्टियां थी वो दबाव बना रही थी। एनआरसी सीए से किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जो विभाजन की वजह से किसी अन्य देश में रह गए थे। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। जब विभाजन हुआ ये बड़ी चुनौती नहीं होगी। जमीन छोड़ के साहब ने एक बड़ा अच्छी बात यहाँ पर कही है कि इसमें किसी एक धर्म के लिए, एक वर्ग के लिए लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से ये कानून तैयार होगा। तो क्या इसमें हिंदू जो हैं या मुस्लिम, सभी जो धर्म के लोग हैं, क्या इसमें अपनी बात नहीं रखेंगे, अपना विरोध इसमें जाहिर नहीं करेंगे? देखिए, हमारा सेकुलरिज्म शंका तो सबके मन में रहेगी ना। आप आंकड़े नोट कर लीजिए, 168 यहूदी धर्म के लोग हैं जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है गुजरात में। उस पे आप पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। हम हर वर्ग, छोटे से छोटा वर्ग, छोटे से छोटा जो धार्मिक इकाई है उससे भी हम बात कर रहे हैं। कोई किसी को हम अलग नहीं रखेंगे, सब हमारे अपने लोग हैं। लेकिन दिक्कत यह है जो ठेकेदारी प्रथा है वो सारी समस्या की जड़ है। इसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियों का इससे कोई दिक्कत नहीं। जो ठेकेदारी प्रथा है कि 4 ठेकेदार इसको फैसला कर लेते हैं कि एनआरसी में जो है लोगों की जमीनें छिल जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। किसी भारत के किसी नागरिक से उसका कोई लेना देना नहीं था।
अगर ये मुद्दा होता तो श्रीलंका में जो हिंदू हैं उनको यहाँ आने का कोई परमिशन नहीं है कि आपको ब्लैंकेट एक हमने सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में धार्मिक आधार पे कोई भी संघर्ष नहीं है। वहां पे जातिगत झगड़ा है, वहां पे आपसी कुछ रंजिशें हैं, लेकिन वहां धर्म के खिलाफ कोई इस तरह का किस्सा नहीं है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तो वहां से जो हमारे लोग किसी वजह से जब विभाजन हुआ तो वहां रह गए थे, कोई अपनी विभाजन की वजह से अपनी जमीन नहीं छोड़ के चला जाता है, वो बेचारे रह गए। अब उन्हें अगर कोई तकलीफ है तो उन्हें ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है अशोक जी, अगर ऐसा भी ड्राफ्ट तैयार होता है, उस पर अगर चर्चा होती है तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या होगा? वैसे अगर उसमें कंट्रोवर्शियल ना हो और सीधे सीधे सभी के लिए समान रूप में अगर नियम कायदे कानून तय किए जाएं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति जिस मोड़ पे हिंदुस्तान में पहुंच गई है और हमारी प्रदेश की पहुंची है, वक्त आप पर थोड़ा है। मैं दो शानदार शेर छोड़ के अपनी बात करूंगा। तारीख माने इतिहास होता है, तारीख बताएगी, सुनिएगा सर, तारीख बताएगी कल सारे जमाने को, इतिहास बताएगा। तारीख बताएगी कल सारे जमाने को, कुछ मेरे फसाने को, कुछ तेरे फसाने को। और कुछ लोग यहाँ आकर गुलशन को सजाते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर गुलशन को सजाते हैं, कुछ लोग यहाँ आते बस आग लगाने को। इन दो के बीच की लड़ाई है। अगर देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इस गुलशन को सजाना पड़ेगा। सरकारें आती रहती भाई, सरकारें आए, अटल जी मात्र 5-6 साल पीएम रहे, राजनीति 50-60 साल की। हमारा सिद्धांत, हमारा बेसिक जो सिद्धांत पार्टी का है, उसमें देश को बनाने की बात करेंगे। अब हाँ, सीधी बात है, हमारा देश का देश पहले है, राज की खुशहाली पहले है। हमेशा आप इसकी बात पक्ष लेंगे, होना चाहिए सभी राजनीतिक नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें सब कहते हैं, मुलायम सिंह जी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर के अब एक नए तरीके की बहस छिड़ चुकी है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन ये कॉमन सिविल कोड को लेकर के जो नई तरीके की जंग छिड़ चुकी है, अब इसका अंत कैसे होगा, इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या सभी वर्गों की तरफ से इसको अपनी सहमति इस पर जताई जाएगी, ये देखने वाली चीजें। और कितना जल्दी इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, क्या सबके सामने आएगा, चर्चा इस पर घमासान होने वाली है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी लोग इस पर सहमत, एक मत एक राय सभी के सामने आएगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।